नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। तो मतदान ही आपका सबसे बड़ा अधिकार है। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने की अपील की जा रही है और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं अजय धवले, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, राजकुमार उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता हैं और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं क्योंकि आपके क्षेत्र से अच्छी खबर आ रही है। अब तक जो मतदान प्रतिशत आया है उसमें नर्मदापुरम टॉप पर है, जो अभी तक के आंकड़े हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं कि वो सतना है। इसे किस तरह से ले रहे हैं आप, कैसे देखते हैं? ये आपके पक्ष में है, आपके विरोध में है? क्योंकि कांग्रेस में से प्रयास करती नहीं दिख रही है, अपील करती नजर नहीं आ रही लोगों से कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ज़्यादा मतदान होने से नुकसान होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है ब्रजेश जी। बहुत अच्छा हो रहा है और यहाँ सभी दल के लोग और आम जनता खुद स्वेच्छा से मतदान के लिए यहाँ पहले भी जाते गए हैं। हम्म। 2019 में भी 74.22% मतदान हुआ था। तो 74% से अधिक मतदान 2019 में भी हुआ था। जी। तो मतदान का प्रतिशत बढ़ने घटने से आजकल परिणाम पर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। कम मतदान से भी आपने देखे हैं सरकार बनती है, कई बार प्रत्याशी जीतते हैं। 3 और 5% पर भी बहुत कुछ फेरबदल हो जाता है। परंतु यहाँ के मतदाता बहुत जागरूक है। बदलाव करने के समय भी वो तेज मतदान कर देते हैं, बदलाव नहीं करने के समय कम मतदान कर देते हैं, बदलाव नहीं करना है तो भी ज्यादा मतदान कर देते हैं, और बदलाव करना है तो कम मतदान भी कर देते हैं। तो ये दोनों पक्ष यहाँ हमेशा इस प्रकार की नर्मदांचल क्षेत्र में ये प्रक्रिया रही है। और अभी फिर भी बाकी जो 6 सीटों पर हो रहा है उनमें बहुत अच्छी तरीके से हमारे होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र में बहुत अच्छा मतदान चालू है। जब तो 6 पे हो रहा है लेकिन आप तो सिर्फ 5 पे ही लड़ रहे हैं। एक सीट तो आपने वैसे ही दान की थी, वो दानदाता ने भी वो सरेंडर कर दी, एक तरह से कांग्रेस कह सकते हैं। पूर्ण कर रही है और मतदान के लिए 2 दिन पहले हमने आखिरी दिन एक महाजनसंपर्क भी पूरे नर्मदापुरम जिले में भी किया, हर नगर में, हर ब्लॉक क्षेत्र में। तो बूथ वाइज हमारी मीटिंग भी हुई, जो बूथ पर बैठेंगे उनको लेकर भी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पूरे समय रण में मौजूद रही और बूथ से लेके पूरे विधानसभा और लोकसभा स्तर पर कांग्रेस सक्रियता से संजय शर्मा जी के कांग्रेस के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के लेकिन जो पक्ष में बाकी की आपने मतदान सीटों का करते हैं। जिक्र किया राजकुमार जी, जी मेरा सवाल था, आप तो 6 में से 5 पर ही लड़ रहे हैं ना। खजुराहो तो आपने वैसे ही दान कर दी। जी, नहीं नहीं, दान नहीं। जो भी रहा हो उस समय की क्यों क्या परिस्थिति हुई कि जिसके कारण प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, परंतु सभी दलों ने वहां एक फॉरवर्ड ब्लॉक के हमारे आरडी प्रजापति जी को समर्थन दे चुके हैं। लेकिन उसमें भी एक रमत नहीं थे ना, आगे पीछे होते रहे थे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल एक मत है। और कांग्रेस ने वहां बिल्कुल खुल के उनके लिए चलिए, मैं कटनी लौट से रहा हूं लेकर आपके पास। खजुराहो मनोज सबके जी, साथ लगे रहे। मतदान प्रतिशत पिछली बार हमने देखा था पहले चरण में किस तरह से कम हुआ था और चिंतित हमें सिर्फ बीजेपी नजर आई, कांग्रेस नजर नहीं आई। और लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी हों, मंत्री हों राज्य सरकार के, या केंद्रीय मंत्री हों, चाहे अमित शाह की बात कर लें चाहे प्रधानमंत्री, लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से। क्या बीजेपी को लगता है कि कम मतदान होगा तो उसको नुकसान होगा? देखिए, निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, अगर इसको नगरीय निकाय के आप आंकड़ों से देखें, हमने देखा था कि किस प्रकार से चुनाव में हमने देखा था वोटिंग कम हुई थी। त्रिदेव फार्मूला जबकि बीजेपी ने उसी समय लॉन्च किया था, नतीजा हुआ कि पिछली बार जो बीजेपी ने 16 के 16 महापौर जीते थे, इस बार उनको 9 गंवाना पड़े थे। तो जाहिर सी बात है, उसका अंतर तो पड़ता है। लोकसभा के बनिस्पत हम देखें तो ये हमने देखा पहले चरण में कि जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उसके मन में भाव आ गया कि हम तो एक 350 प्लस जीते, हम जीत रहे हैं, या केंद्र ने कह दिया कि हमको 400 से ज़्यादा सीटें जीतना है, और बीजेपी अकेले 370, और ये हम जीत ही जाएंगे। तो ये जो भाव था उसके कारण मुझे लगता है अपने वोटरों को निकाल नहीं पाए। क्योंकि ये ज़रूर उन्होंने कहा कि शादियों का सीजन था, गर्मी, लेकिन हमने इस पर पहले भी चर्चा की, क्योंकि पिछले चुनाव में कमोबेश यही स्थिति थी। दूसरे चरण में बीजेपी के लिए अच्छी बात ये हो सकती है कि अभी तो हमने देखा था कि जिस प्रकार से अमित शाह रात में पहुँचे,
रात में उन्होंने मीटिंग ली, फटकार लगाई, जिसका असर दिख रहा है। हालांकि दमोह अभी सबसे पीछे चल रहा है, 21% वोटिंग हुई है वहाँ, और उसमें भी जो रहली विधानसभा क्षेत्र है दमोह का, जहाँ पर गोपाल भार्गव आते हैं, वहाँ सबसे कम वोटिंग हुई है, और होशंगाबाद के पिपरिया में सबसे ज़्यादा हुई है। पिछले चुनाव में हम देखें, जो आपने सतना का भी जिक्र किया था, सबसे छोटी हार बीजेपी की वहीं हुई थी 2,31,000 वोट से, और सबसे ज़्यादा 5,30,000 वोटों से ज़्यादा से राव उदय प्रताप होशंगाबाद में जीते थे। तो ये जो एक डिस्टेंस है दोनों पार्टियों के बीच वोटिंग अंतर का, ये मुझे लगता हो सकता है बीजेपी के लोग खुश कर दे। लेकिन जिस प्रकार से पार्टी को मेहनत करना थी, हमने देखा है कि त्रिदेव फार्मूला हो, पन्ना प्रमुख हो, और जब ये पार्टी ने कॉन्सेप्ट दिया इस बार कि प्रत्येक बूथ पे आपको 370 वोट ज़्यादा चाहिए, तो वैसी मेहनत होती दिखी नहीं है अभी। लेकिन आज चूंकि हमने देखा कई जगह मौसम अच्छा है, राजगढ़ में तो आंधी तूफान आ गया था, अमित शाह की सभा के पहले में तंबू में उड़ गए थे, भोपाल के आसपास भी मौसम अच्छा है, तो हो सकता है इसका असर पड़े। और दूसरा, जो मतदान की एक सुविधा चुनाव आयोग ने दे दी है कि जिसके घर में शादी है उसको आउट ऑफ टर्न, मतलब उनको वोटिंग के लिए लाइन में नहीं लगना कतार में, वो अपना शादी का कार्ड या कुछ उससे जुड़ा प्रमाण पत्र दिखा के शादी के लिए वोट डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है इससे भी कुछ काफ़ी सारा अंतर पड़ने वाला है। लेकिन जिस प्रकार से कल अमित शाह ने तैयारी की, आज हम देख रहे हैं खजुराहो में बीडी शर्मा, जबकि हम देख रहे हैं कि उनको एक तरफा वो जीत रहे हैं, इसके बाद भी वो घूम रहे हैं। अभी खबरें आ रही कि वो पन्ना के जो जुगल किशोर मंदिर है वहाँ पहुँचने वाले हैं, सुबह वो खजुराहो में थे। तो ऐसे बीजेपी के तमाम सारे जो उम्मीदवार हैं वो घूम रहे हैं, प्रत्याशी घूम रहे हैं। और जो अमित शाह ने कल कहा है कि मतलब केंद्रीय आलाकमान की फटकार के बाद असर मध्य प्रदेश में तो नजर आ ही रहा है, और खासकर जो हिंदी बेल्ट में आ भी रहा होगा। विधायकों को जो चेतावनी मिली है कि उनका परफॉर्मेंस 2023 के उनके अपने परफॉर्मेंस से जोड़कर देखा जाएगा, तो मुझे लगता है इसका असर वोटिंग पे हमको देखने को मिलेगा। तो अजय जी, दूसरे चरण में असर नजर आएगा अमित शाह की फटकार के बाद विधायकों को जिस तरह से हिदायत दी गई है? ऐसा लग तो रहा है अभी जो आंकड़े आपने बताए हैं चुनाव जो मतदान के, उससे ऐसा लग रहा है कि शायद पहले चरण की तुलना में इस बार मतदान बेहतर रहेगा। और अगर यही ट्रेंड रहा तो हो सकता है कि 70% के आसपास भी ये वोटिंग परसेंटेज जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर पिछले 2 लोकसभा चुनाव को हम देखें, जिस तरह से 10% वोट बढ़ा था, उस तुलना में वैसी वृद्धि इस बार तो होगी ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन अब यह है कि पहले चरण की तुलना में दूसरा चरण शायद बेहतर हो सकता है। और जैसे कि आपने कहा कि भाई हमें कल रात को अमित शाह आए थे और उन्होंने जब सबको फटकार लगाई और विधायकोों को चेतावनी दी कि भाई उनके रिपोर्ट कार्ड में लिखा जाएगा कि ये क्या परफॉर्मेंस आता है, किस तरह का मतदान होता है, तो उसका कुछ ना कुछ असर तो हुआ होगा निश्चित रूप से। मुख्य उद्देश्य था कि पार्टी को मोबिलाइज करना है, तो वो उन्होंने आकर के जिस तरह से डांट फटकार की है और चिताया है, तो उसका असर तो कुछ ना कुछ दिखेगा निश्चित रूप से, और दिख भी रहा है। लेकिन अब ये पिछले बार की तुलना में ज्यादा वोटिंग हुआ कि नहीं होगा, ये भी देखने की बात, जब तक आंकड़े अंतिम नहीं आते हैं तब तक कुछ कहना मुश्किल है। पर एक बात बहुत साफ है कि वैसा चुनाव में उत्साह जो है वो मतदाता के स्तर पर, चाहे पॉलिटिकल पार्टी के स्तर पर, वैसा अभी तक कहीं दिखाई नहीं पड़ा है। एक आध 2 सीटों पर जरूर जहाँ टसल वाले मुकाबले हैं वहां पर हो सकता हो, लेकिन भोपाल या इस तरह की जो सीटें हैं जो बीजेपी की लगभग जहाँ पे अंगद की तरह बीजेपी जमी हुई है, वहां कोई ऐसा बहुत मुकाबला दिख नहीं रहा है। तो नेचुरली तो क्या उत्साह वजह उतना देखते हैं अजय जी, आपके ये उत्साह नजर नहीं आ रहा है? उसके पीछे जो मतदाता खामोश है, क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि चुनाव नतीजा क्या है लगभग उनको स्पष्ट रूप से मालूम है। तो अमूमन देखा जाता है कि मतदाता वहां ज्यादा निकलता है जहां मुकाबला टसल वाला हो, तो वो किसी न किसी को जिताने के लिए, किसी न किसी को हराने के लिए निकलता है। तो वैसे कई सीटों पर मध्य प्रदेश कम से कम 20-15 सीटें तो ऐसी हैं जहां पे लगभग एक तरफा ही मुकाबला दिख रहा है। तो मतदाता को लग रहा होगा मैं नहीं वोट दूंगा तो बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये कारण भी हो सकता है। मौसम भी एक कारण हो सकता है, हालांकि इसमें कोई दम इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले 4 लोकसभा चुनाव इसी माहौल के अंदर होते आए हैं। गर्मी तभी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। बिल्कुल। तो केवल ये कारण नहीं है, कुल मिला के मतदाता के लेवल उत्साह की कमी। और दूसरी बात यह है कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में जो जोश होना चाहिए वोट डलवाने के लिए, जो भागदौड़ होनी चाहिए, वैसी भी तुलनात्मक रूप से कम दिख रही है। ये भी इसका कारण हो सकता है। ठीक, तो धवले जी, कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जैसे साइनिंग इंडिया वाला मामला था और आपने भी जिस तरह से मतदाताओं के मन में डाला है कि 400 पार, उनको भी लगने लगा, आपके कार्यकर्ताओं को भी लगने लगा कि अब तो बस सरकार बनने ही वाली है, मोदी जी तो प्रधानमंत्री रहेंगे ही, तो वो उत्साह गायब हो गया है कार्यकर्ताओं में भी। इसी कारण शायद चिंतित है आला कमान। ब्रजेश जी, मुझे लगता है वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। 2004 की आप बात कर रहे थे शाइनिंग इंडिया की, तब हमारी गठबंधन की सरकार थी, हमारे बहुत सारे जो संकल्प पत्र के मुद्दे थे वो भी हम पूरा नहीं कर पाते।
गठबंधन की मजबूरियां थी। ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण और जन कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन का दौर है। ये भारत का दौर है, ये विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर विकसित भारत का दौर है। तो निश्चित तौर पे आप जो कम मतदान को लेकर जो चिंता हो रही है, चिंता लाजमी है, लेकिन हमें ये देखना की आवश्यकता है कि लोकतंत्र में एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है। आज लोकतंत्र में जो सशक्त विपक्ष की भूमिका कांग्रेस और इनके सहयोगियों को निभानी थी, वो निभा नहीं पा रहे। तो मुझे लगता है कि सारा जो मतदान कम हो रहा है उसको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से यदि जोड़ दिया जाए तो ये थोड़ा सा बेमानी होगा। इसमें ये देखना चाहिए कि विपक्ष के किन मुद्दों पे वोटर्स को मोबिलाइज करने की दमखम है विपक्ष में। आज क्या वास्तविकता के मुद्दे विपक्ष उठा रहा है, इनका मैनिफेस्टो पे अगर चर्चा हो जाए तो निश्चित तौर पे देश की जनता इस बात की अब देखने लगी है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वास्तविकता में इन्होंने क्या क्या लिख के रखा है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज को पर्सनल लॉज का प्रोटेक्शन करेंगे, फिर इनके बड़े नेता इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं। तो ये सारी जब चर्चाएं होगी तो निश्चित तौर पे इनका जो कोर वोटर है ना, वो भी आज वोट देने से कतरा रहा है। तो ये एक स्वाभाविकता है, मुझे लगता है हमको इस वास्तविकता को स्वीकार करने की आवश्यकता है। रही बात मुद्दों की, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव ही मुद्दों से शुरू किया था। 4 करोड़ प्रधानमंत्री देखिए मुद्दों से शुरू किया था अजय जी, लेकिन मुद्दों पर रहे नहीं कायम आप। फिर आ गए आप मंगलसूत्र पर, फिर आ गए आप संपत्ति सर्वे पर, और अभी आप कह रहे हैं साइनिंग इंडिया का दौर अलग था, अब दौर अलग है। तो मतलब अटल जी की काबिलियत पर आपको संदेह था क्या कुछ? निश्चित तौर पर नहीं। अटल जी देश के एक ऐसे सर्वमान्य नेता थे जिन्होंने भाजपा को आज इतना बड़ा करने में उनका योगदान था। लेकिन मैंने कहा वो गठबंधन की सरकार थी, गठबंधन की अपनी अनेक मजबूरियां होती थी। हम हमारा संकल्प पत्र ही पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाए थे। हमारा संकल्प तो गठबंधन पे तो आप अभी भी है ना, एनडीए गठबंधन तो आज भी है। लेकिन आज देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के पास खुद का पूर्ण बहुमत है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आज हमारे संकल्प जो हमारे इंसेप्शन के स्थापना के समय के संकल्प थे वो आज पूरे हो चुके हैं। चाहे आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन की बात हो, भव्य दिव्य राम मंदिर निर्माण की बात हो, हम यूसीसी की बात करते हैं, ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी पूरी करके आज देश के जनता के समक्ष खड़ी है। हमारा 2024 का संकल्प पत्र अपने आप में ये स्पष्ट फिर भी आपको मंगलसूत्र पर आना पड़ा। मंगलसूत्र पर कांग्रेस ने आने के लिए मजबूर किया। ब्रजेश जी, कांग्रेस का घोषणा पत्र अगर इस प्रकार का नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव का नैरेटिव इस प्रकार जाता। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में संपत्ति के सर्वे की बात की, आर्थिक और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सर्वे की कांग्रेस ने बात की। तो मुझे लगता है देश की जनता के समक्ष एक सत्ताधारी दल को यह बताने की आवश्यकता है कि देखिए मुख्य विपक्षी दल ये करने वाला है, तो निश्चित तौर पर बात वहां जाएगी। देश की महिलाओं के पास संपत्ति क्या होती है? उनका सोना संपत्ति होती है, उनका मंगलसूत्र संपत्ति होती है। और जब कांग्रेस इस हिंदुस्तान का, राहुल जी बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का एक्सरे कर डालूंगा, किसके पास कितनी संपत्ति, तो मुझे नहीं लगता देश की जनता को ये हम अगर नहीं बताएंगे तो हम बेईमानी कर रहे हैं। तो ये देश की जनता को बताने की आवश्यकता है कि ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये मुद्दे तब भी आप भी तो कहते थे जब नोटबंदी हुई थी, जब कांग्रेस आरोप लगाती थी कि छोटी छोटी चीजें निकल गई राजकुमार जी, लेकिन अब मंगलसूत्र का आप कह रहे हैं कि कोई जिक्र नहीं है हमारे घोषणा पत्र में, हमारे संकल्प पत्र में, हमारे न्याय पत्र में। लेकिन आप आर्थिक रूप से सर्वे की बात कर रहे हैं, एक्सरे करने की बात कर रहे हैं, और अब तो बीडी शर्मा कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी ने कभी मंगलसूत्र और पहना हो, बिंदी लगाई हो, तब बात अलग है। बात तो और आगे तक निकल गई। देखिए ब्रजेश जी, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के 2014 और 19 में जो इन्होंने कहा था कि यमुना जी पवित्र पूरी सफाई हो जाएगी, गंगा जी की पूरी सफाई हो जाएगी, 2 करोड़ रोजगार होंगे, महंगाई पे लगाम कसेगी, तो इन वैश्विक गुरु तो महंगाई के मामले में, आर्थिक आपदाओं के मामले में, नौकरी रोजगार के मामले में, सब में विश्व गुरु बनते जा रहे हैं। किसानों की आत्महत्या के मामले में, किसानों की जो फसलों के लिए आप एमएसपी के लिए बोलते थे, आप महिला आरक्षण पे बोलते थे, लगातार इतनी घोषणाएं हैं कि अब हम थक गए हैं इनके झूठ को सच बोलने के लिए। अब हमको पुस्तकें लाना पड़ रहा है, हमको लाना पड़ रहा है कि हमारे को न्याय पत्र देना पड़ रहा है, और हमारे न्याय पत्र में कहीं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो माँ से मंदिर, माँ से मुस्लिम, मस्जिद और मंगलसूत्र, तो ये तो अब मिमियाने लगे हैं, जिसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अब मिमियाने पे आ गई है, क्योंकि लग रहा है उनको सत्ता से। तमाम पार्टी अपना पूरा घोषणा पत्र लागू करती हैं क्या? ऐसे तो राजीव गांधी भी कहते थे कि गंगा को सफाई करेंगे,
लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस की सरकारें रही, कौन सी सफाई हो गई? राजीव जी ने- स्वच्छता अभियान की बात करते थे, स्वच्छता अभियान तो अब तो बेहतर हुआ ना उससे ज्यादा? बिल्कुल नहीं हुआ। हम तो हमारे यहाँ अभी आपने देखा उज्जैन में महेश परमार जी मध्य ने प्रदेश का एक छिपरा- शहर नंबर 1 आ रहा है पूरे देश में। उज्जैन में छिपरा जी के नाले पर बैठकर पूरा वीडियो वायरल हुआ है। ब्रजेश जी, सारी मीडिया टीम ने भी दिखाया है। बहुत धन्यवाद मीडिया को कि कम से कम महेश परमार जी ने उस चीज को सामने लाए हैं, क्योंकि ये भावनात्मक बात करते हैं। वहीं मैं नर्मदापुरम क्षेत्र का रहने वाला हूँ। लगातार जल मंच से, नर्मदा मंच से कई बार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी और मोहन यादव जी भी बोल रहे हैं अभी, पर नर्मदा नदी के जिस जलमंच पर सेठानी घाट पर कार्यक्रम होता है, उससे थोड़ी दूर पर ही गंदा नाला पूरा आकर मां नर्मदा में मिल रहा है। तो स्वच्छता और सफाई की बात जब भारतीय जनता पार्टी करती है, धार्मिक ठीक है, बात तो जवाब करती ले है, लीजिए उनसे। तो धवले जी इसको को कह रहे हैं जो कहते हैं आप वो करते नहीं है, करते ही नहीं है। जो आपके वादे हैं, जी। घोषणा पत्र है, उस पर 100% अमल नहीं होता है। जी, मुझे लगता है इस देश में संकल्प पत्रों पे जनता का विश्वास अगर किसी दल ने कायम करवाया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अभी मेरे मित्र राजकुमार जी कह रहे थे कि हमारे मैनिफेस्टो में माइनॉरिटीज की कोई बात नहीं है। मैं आप चैनल पे ये दिखा रहा हूँ, ये हाईलाइटेड पोर्शन अगर आप दिखा देंगे, ये क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कांग्रेस विल इंश्योर माइनॉरिटीज हैव पर्सनल लॉ। मतलब सिर्फ आपको इस देश में मुस्लिमों का या माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉ के प्रोटेक्शन की बात पड़ रही है। जब आप चीख चीख के कहते हैं संविधान में सेक्युलर वर्ड आप लोगों ने इंसर्ट करवाया, अमेंडमेंट आपकी सरकार ने करवाया था, तो फिर आज ये पर्सनल लॉ प्रोटेक्शन की बात कहां से आ गई? देयर इज नो प्लेस फॉर मेजोरिटरिज्म इन इंडिया। भारत में बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं होगी। ये आपके मैनिफेस्टो में है। वी विल इंश्योर स्कॉलरशिप फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स टू स्टडी अब्रॉड। ये आपके मैनिफेस्टो में है, आपके मैनिफेस्टो में है। ये पूरा मैनिफेस्टो फिर पढ़िए आप, फिर ये पढ़ मैं पूरा लीजिए। आपको दिखा रहा हूँ ये। फिर से तो पढ़ मुझे लगता लीजिए। है मुझे आप लगता पढ़ है देश लीजिए। की जनता आर्थिक जनता भी के है, समक्ष ये मुद्दा है सामाजिक भी जाके है, कि आप किस न्याय प्रकार पत्र से पे तुष्टिकरण की हमारे राजनीति के यहाँ लिए सारी एक चीजें पर्टिकुलर वोट बैंक के लिए भारतीय इस जनता प्रकार से लड़ पार्टी पड़े हैं। चलिए यही मैं बात लौटा हूं आप ये दोनों है। के पास। हमारी चीजें हमारे तो साथ ये ध्रुव है। पटेरिया जी हमारे सहयोगी हमारी जुड़ गए हैं। चीजें पूरी प्रभु खुली जी, हुई है मैनिफेस्टो इस में। चुनाव में एक चीज और देखने को मिल रही जो अलग है, दूसरे चरण में हम बात करें तो मैनिफेस्टो पर बात हो रही है। इससे पहले संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, जो भी नाम होते थे उन पर उतनी बहस नहीं होती थी, उतनी बात नहीं होती। इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये अच्छा संकेत है? देखिए ब्रजेश जी, ये जो नाम है ये अपने आप में बता रहे हैं कि नेताओं की घोषणा पे अब जनता भरोसा नहीं करती है। जो पहले घोषणा पत्र जारी होते थे, अब घोषणा पत्र की जगह कोई पार्टी जो है संकल्प पत्र ला रही है, कोई न्याय पत्र ला रही है। अब संकल्प आपने लिया है तो आप उसको पूरा करके पूरा 100% पूरा कीजिए, तो ऐसा होता नहीं है। आप न्याय की बात कर रहे हैं तो न्याय देने का काम क्या है? न्याय का सिद्धांत ये है कि आप दोनों पक्षों को सुनिए, उसके बाद निर्णय कीजिए, और ये काम न्यायपालिका का है, किसी राजनीतिक दल का नहीं है कि न्याय करे। न्याय उनका काम है एग्जीक्यूट कराना, योजनाएं बनाना। तो ये जो ये लुभाने के जो वादे हैं, क्योंकि घोषणा शब्द से ही लोग चिढ़ने लगे हैं कि नेताओं को घोषणा भी कहने लगे, क्यों घोषणा करते हैं पूरी नहीं करते। लोग सवाल करते हैं कि आपने घोषणा की थी, तो वो शब्दों की बाजीगिरी अब शुरू हो गई है। इसलिए कहीं संकल्प है, कहीं न्याय है। लेकिन एक बात अब जरूर एक है, और शब्द आ गया है, गारंटी। गारंटी। अब गारंटी शब्द तो जो है वैसे तो कॉर्पोरेट जगत का शब्द है, व्यापार का शब्द है कि किसी वस्तु की आपने पंखा लिया तो पहले गारंटी मिलती थी, अब गारंटी देना बंद हो गई। अब वारंटी मिलती है कि उसको जो है रिपेयर कर दिया जाएगा, बदला नहीं जाएगा। यदि आप गारंटी ले रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, तो आप उसको फिर बदलिए। मध्य प्रदेश में हमने देखा कांग्रेस ने जो है कहा था कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफ़ी कर दी जाएगी, 15 महीने में नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री ने एक सिग्नेचर किया, उन्होंने कहा कि ये सिग्नेचर से कर्ज माफ़ी हो गई, लेकिन 15 महीने आप सरकार में रहे लेकिन पूरी कर्ज माफ़ी नहीं हो पाई, आधी अधूरी पे ही छोड़नी पड़ी। तो ये जो इस तरीके की जो घोषणा है उससे जनता अब उबने लगी है। तो जनता काम देखती है, काम का तरीका देखती है, आप क्या डिलीवर कर रहे हैं वो देखती है। अब ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण किया जाएगा, वो मंगलसूत्र तक बात चली जाती है। क्यों? क्योंकि जनता विकास पर बात नहीं करना चाहते हैं। नेता, राजनीतिक दल विकास पे बात नहीं करना चाहते हैं। विकास पर बात करेंगे तो सवाल उठेंगे बार बार कि भाई आपने तो ये वादा किया था, इतने दिन में पूरा क्यों नहीं हुआ। तो इस तरीके की चीज़ों से बचने के लिए इस तरीके के शब्दों की बाजीगिरी की जाती है और वही भूल भुलैया में जनता को रखा जाता है। बहस का मुद्दा वही रखा जाता है, उस पर ही वोट मांगने की पूरी कोशिश की जाती है। चलिए हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कांग्रेस से भी कि क्यों नाम बदलना पड़ा आपको, न्याय पत्र क्यों नाम देना पड़ा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही लखनऊ से। लखनऊ में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है।
लखनऊ से एक खबर है, बीकेटी के कठवाड़ा के मल्हान खेड़ा में लगाया गया एक बैनर जिसमें मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया गया है। लिखा है काम नहीं तो वोट नहीं। पूर्व में भी विधायक और सांसद से की जा रही थी चुकी थी शिकायत। ये देखिए किस तरह से चुनाव बहिष्कार को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये लखनऊ से खबर थी चुनाव बहिष्कार की। अजय जी, आपको न्याय पत्र नाम देना पड़ा, इससे पहले घोषणा पत्र देते रहे, अन्य नाम देते रहे। हालांकि बीजेपी भी संकल्प पत्र दे रही थी, अब गारंटी दे रही है। तो राजकुमार जी, क्या वजह है न्यायपालिका से ये न्याय शब्द क्यों लेना पड़ा? क्यों भरोसा नहीं रहा? आप सवाल उठा रहे थे अभी बीजेपी पर। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पहले हमारे साथी बोल रहे थे कि उस समय हमारी गठबंधन की सरकार थी पिछली बार। क्या अभी गठबंधन की सरकार नहीं थी? अभी सहयोगी दल नहीं थे इनके साथ? बिल्कुल थे। और आज भी कई सहयोगी दलों के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार... हमें पूर्ण बहुमत है, गठबंधन की जरूर है। तो पिछली बार जो उन्होंने अपने मुख्य मुद्दे थे, चाहे राम मंदिर हो, 370, उसको साइड कर दिया था क्योंकि मजबूरी थी। गठबंधन सहयोगी उसमें सहयोग नहीं दे रहे थे, वो नहीं चाहते थे। ऐसा तो आपने भी किया है कई बार। गठबंधन की मजबूरियों के चलते बहुत सारे निर्णय नहीं ले पाए आप। बिल्कुल ठीक बात है कि गठबंधन की सरकार में बहुत मजबूरी हो सकती है, लेकिन जब बहुमत वाला दल अपनी बातें रखता है तो जब सत्ता के साथ जुड़ी जो और होते हैं हमारे साथी, उनको उसके साथ चलना पड़ता है। और न्याय तो पत्र की आपको भी बात चलना पड़ेगा ना, सरकार बनी तो उनके साथ। और आपके न्याय पत्र में तो वो मुद्दे हैं जिन पर आपके गठबंधन सहयोगी एक मत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो सहमति दी नहीं है। नहीं, तो ये भी साइड किनारे हो जाएंगे। बहुत सारे ब्रजेश जी हमारे साथियों से मिलकर इस घोषणा पत्र को, जिसको आप न्याय पत्र बोला गया है कांग्रेस द्वारा, उस न्याय पत्र में बिल्कुल उनकी सहमति। और उन्होंने कहाँ सहमति है? वो तो मंच पर भी नहीं थे। संयुक्त रूप से निकालना चाहिए था ना, कांग्रेस का न्याय पत्र है वो। तो बहुत सारी चीजों पर वो कांग्रेस के साथ है। बहुत सारी चीजों पे आप ही कह रहे हैं ना, सब पर नहीं है। तो वो मुद्दे भी इसमें हैं जिनको आप साइड में कर दोगे यदि सत्ता में आते हो। लेकिन जैसे कुछ चीजें आती है उस पर, अधिकांश पर उनकी सहमति है हर दलों की। कुछ में थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, उस समय की परिस्थिति क्या हो जाए, क्योंकि जब दल सरकार बनते हैं तब उस समय की परिस्थिति अलग होती है। और हमारा तो नारा ही है कि हाथ बदलेगा हालात। वो इसलिए कि आर्थिक अर्थव्यवस्था के हमारे 3 लक्ष्य थे, काम, धन और जन कल्याण। इन तीनों पर कांग्रेस सरकार काम करेगी और इंडिया गठबंधन काम करेगा। ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, किसानों के लिए, नारी सम्मान के लिए, श्रमिकों के लिए, और हिस्सेदारी न्याय, जिसमें आर्थिक असमानता को लेकर जो हमारे बार बार साथीगण सवाल वही है ना, उनके अपने अलग घोषणा पत्र हैं। वो कोशिश करेंगे कि यदि आप सरकार में आते हैं तो उनकी घोषणा पत्र पर पहले अमल करें। आप अपने 5 न्याय 25 गारंटी के साथ मैदान में, तो फिर आपको एक संयुक्त रूप से कार्यक्रम बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप इतनी सीटों पर लड़ नहीं रहे, अकेले दम पे सरकार बना लो। बिल्कुल 300 से अधिक सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है इंडिविजुअल। इंडिया गठबंधन तो पूरी सीटों पर लड़ ही रहा है, पर कांग्रेस पार्टी भी 300 से ऊपर पर लड़ रही है। ब्रजेश जी आपको बता दे, भारतीय जनता पार्टी बात करे तो इनको जम्मू कश्मीर के बताइए, अनंतनाग में इनका प्रत्याशी कौन है? लेकिन वो तो अपनी घोषणा है, प्रत्याशी नहीं मिला है। लेकिन जो अपने पूरे एजेंडा जो उनका था, चाहे राम मंदिर हो, 370, वो तो अमल कर रहे हैं। अजय बोकिल जी, यदि शुरुआत में ही हम बात करें, राजकुमार जी कह रहे हैं कि मजबूरियां रहती हैं गठबंधन की, तो मजबूरियां तो कांग्रेस की भी रहेंगी। ऐसे में न्याय पत्र पर जनता कैसे भरोसा करे, जब वो शुरुआत में ही कह रहे हैं कि संयुक्त रूप से हम सरकार बनाएंगे, तो कुछ मजबूरियां रहेंगी। निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार की मजबूरियां रहती हैं, बशर्ते कि गठबंधन की जो मुख्य पार्टी है उसके पास अपना बहुमत न हो। तो बीजेपी के गठबंधन और कांग्रेस के गठबंधन में बेसिक अंतर ये है कि बीजेपी यहाँ खुद अपने बहुमत के साथ है, वो गठबंधन चला रहे हैं, वो अलग बात है, क्योंकि उनको जो है अपनी सीटों की संख्या बढ़ानी है। तो यहाँ पर बीजेपी एक बहुत मजबूत स्थिति में है, जो गठबंधन को चला तो रही है लेकिन अपनी शर्तों में चला रही है। अगर कांग्रेस का गठबंधन अगर सत्ता में आता है, जिसकी संभावना हालांकि अभी बहुत कम लग रही है, लेकिन फिर भी अगर
किस्मत से अगर वो जीत जाते हैं तो कांग्रेस उस स्थिति में कतई नहीं रहेगी जैसे कि बीजेपी के अंदर है। जो बीजेपी कांग्रेस तो 300 सीटों में लड़ी रही है, उसमें जीते कितने में बात अलग है। तो 272 सीटें तो बहुमत के लिए चाहिए, तो इतनी सीटें तो जीतने से ही। तो जो गठबंधन बनेगा वो निश्चित रूप से एक बहुत लचर या मजबूर गठबंधन होगा, जिसमें सारी पार्टी को साथ लेकर के, और चूंकि इन लोगों का एक कॉमन घोषणा पत्र भी नहीं है, कोई साझा घोषणा पत्र नहीं है, इसलिए सब पार्टियों का अपना अपना घोषणा पत्र है, उसमें क्या रखा जाएगा और क्या नहीं रखा जाएगा ये चुनाव जीतने के बाद तय करना पड़ेगा। हो सकता है उसके बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने जो सारी गठबंधन पार्टी को साथ में लेकर चले, जैसा कि अमूमन होता है, तो फिर सरकार चलेगी। लेकिन वो सरकार कितनी दमदारी से चलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। तो मनोज जी, जब सरकार दमदारी से चलेगी ये मुश्किल है, क्योंकि पहले भी देख चुके हैं गठबंधन की सरकारें कैसे चली हैं। तो ऐसे में गठबंधन के साथ क्यों जनता जाना चाहेगी? देखिए ब्रजेश जी, जो वकील जी ने कहा, जो आपने पूछा, गठबंधन का हमने देखा है जो यूपीए 2 में जो कुछ हुआ था, वो जो सबसे ज़्यादा जो ठीकरा फूटा था वो गठबंधन यूपीए के जो सहयोगी दल थे उनके करप्शन के कारण पूरी कांग्रेस के यश हो गया था कि अगले चुनाव में जो पार्टी गठबंधन सरकार में थी उनको इतनी सीटें नहीं मिली 2 चुनाव में बाद के कि वो अपने दम पे मुख्य प्रतिद्वंदी बल लोकसभा में बन सके। तो ये जब गठबंधन आप मजबूरी में आपको लगता है केवल सरकार चलानी, या फिर एक रास्ता ये होता है कि आप अपना इस्तीफा दे दीजिए कि ठीक है डिसॉल्व कर दीजिए। राजीव गांधी कब देखिए 4 से 14 सीटें जीती थी, अगले चुनाव में 200 से ज़्यादा सीटें मिली थी, लेकिन उन्होंने बहुमत नहीं था तो उन्होंने सरकार नहीं बनाई थी। ये बात हो रही है कि बाद में उसके बाद से कांग्रेस को फिर कभी बहुमत नहीं मिला और 30 साल बाद बीजेपी को बहुमत मिला। तो गठबंधन सहयोग ये आपके ऊपर तय करता है। जो वकील जी भी कह रहे हैं कि जब बीजेपी के साथ ये स्थिति, उसके पास अपना खुद का बहुमत है, तो जब आप खुद के पास अपनी इतनी सीटें हैं तो कोई गठबंधन का सहयोगी आपको आंखें नहीं दिखा सकता। आपको ऐसे विकल्प रहता है कि अगर वो आपके एजेंडे पे नहीं चल रहा है तो आप उसको बाहर कर दीजिए। कई सारे मुद्दों पर हमने देखा था कि जेडीयू का मतभेद था बीजेपी के साथ, लेकिन हमने देखा कि बाद में वो अलग हुए, फिर जोड़कर आए हैं। शिवसेना अलग चली गई है, शिरोमणि अकाली दल साथ में थे, फिर अलग चले गए, फिर से अब अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कई बार हमने देखा चंद्रबाबू नायडू एक चुनाव में वो साथ लड़ते हैं, दूसरे में अलग अलग बीजेपी और वो लड़ते हैं, तो दोनों का जो हश्र होता है तो मजबूरी में फिर से दोनों मिलकर साथ लड़ रहे हैं। AIDIMK बीजेपी के साथ मिलकर लड़ती थी तमिलनाडु में, लेकिन आज की तारीख में AIDIMK का हश्र क्या है सबको पता है। तो बीजेपी छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ रही है। तो आप एक संख्या बल बढ़ाना एक अलग चीज़ हो गई कि विपक्ष का स्पेस आप कम कर रहे हैं, लेकिन आपको साथ साथ इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि गठबंधन के साथ साथ जो आपके मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, क्योंकि यूपीए 2 और 1 में हमने देखा था, लेकिन मोदी की जो NDA 1 और 2 में देख रहे हैं मोदी वाले में, उसमें न केवल मोदी सरकार के मंत्री बल्कि जो उसके सहयोगी पार्टियां हैं जिनके लोग उस मंत्रिमंडल में शामिल हैं, उन पर भी कोई ऐसे करप्शन के चार्जेस या दूसरे आरोप नहीं लगे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों को अपने मंत्रिमंडल में चुनते हैं, उन पर कितनी उनको छूट देते हैं और उन पर कितनी नकेल कसते हैं। तो अजय धवले जी, जब आप अपने विकास की योजनाओं जो लगातार आप कह रहे हैं 1 और 2 में आपने लगातार विकास किया है, गरीबों को राशन दे रहे हैं, अपने एजेंडे को लागू कर रहे हैं, 370 हो चाहे राम मंदिर, इसके बावजूद आपको धार्मिक ध्रुवीकरण करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? तबकि आप पहले कहते थे, आपने नारा भी बदल दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये विश्वास आपने सेकंड अपने टर्म में जोड़ा था, पसमानदा मुसलमानों की बात करते थे, अब फिर वही मुसलमानों को लेकर आप इस तरह से कह रहे हैं कि आपकी संपत्ति उनको दे दी जाएगी। क्यों आना पड़ा इस लाइन पर? मुझे लगता है ब्रजेश जी ये प्रश्न आपने गलत व्यक्ति से पूछ लिया। ये प्रश्न कांग्रेस से होना था कि ध्रुवीकरण किसने किया। पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, उसने अपने मैनिफेस्टो में डाला कि वी विल इंश्योर पर्सनल लॉज ऑफ माइनॉरिटी। तब आपकी बात निकली। तो हमें आपको लगता है कि इस देश में उन्होंने बात रखी कि बहुसंख्यकवाद की इस देश में कोई जगह नहीं रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि देश की जनता को ये बताने की आवश्यकता है, सत्ताधारी दल को ये हमको बताने की आवश्यकता है। देखिए, भव्य दिव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, इस देश की सांस्कृतिक विरासतों का गौरव, ये भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के समय के मुद्दे हैं जो आज भी हम इस पे कायम है। हम जय श्री राम तब भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं और आगे भी बोलेंगे। लेकिन ये बात ऐसे नहीं हुई। इस देश की संपत्तियों पे, इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम 4 वर्गों की बात करते हैं। वो 4 वर्ग जिसमें हम ज्ञान कहते हैं, गरीब है, हमारा अन्नदाता है, नारी शक्ति हमारा युवा है। लेकिन आपने फिर से माइनॉरिटीज ला दी। तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये शुरुआत की थी। आज देश को ये बताने की आवश्यकता है कि देखिए, ये तुष्टीकरण के लिए, एक गठा वोट बैंक के लिए ये इस प्रकार से चुनाव को मोड़ने की प्रयास कर रहे हैं। तो जब आप बहुसंख्यकवाद के विरोध में बात करेंगे तो इस देश के बहुसंख्यकों को अपनी बात सुनने वाला या अपनी बात
रखने वाला किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता होगी, क्योंकि देखिए सारे राजनीतिक दलों को किसी ना किसी एजेंडे पे स्थापित होना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने तो कहीं इसमें आपको कहीं धार्मिक वो दिखाए, धार्मिक डाइवर्सिफिकेशन नहीं, ये सभी को लेके बना है। 50 करोड़ जनधन के खाते खुले हैं तो उसमें कहीं धार्मिक बाइफरकेशन किया नहीं किया गया। 11 करोड़ शौचालय अगर बने तो कहीं बाइफरकेशन किया गया। लेकिन कांग्रेस को क्यों करे? तो ये जब कांग्रेस करेगी तो मुझे लगता है देश की जनता को ये बताने का काम भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर करेगी। और ये चुनाव में कांग्रेस ने इस तरह से धर्म के जोड़ने का प्रयास किया तो देश की जनता उत्तर देगी। तो राजकुमार जी से जवाब लें पहले तुष्टिकरण का, उससे पहले प्रभु जी मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो कोशिश कर रहे थे हम, खजुराहो एक सीट है और जहाँ बीजेपी लगातार कोशिश करती दिख रही थी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, वहाँ 37% आया। लेकिन जो एक टक्कर वाली सीट है सतना, यहाँ दिलचस्प है 40% पहुँच गया, होशंगाबाद में 45% पहुँच गया। तो इसे कैसे देखते हैं आप? प्रदेश अध्यक्ष मैदान में खजुराहो में, फिर भी मतदान प्रतिशत जब खुद मेहनत कर रहे हैं और त्रिदेव कॉन्सेप्ट पर वो काम कर रहे थे, दावे कर रहे थे, वहाँ भी मतदान प्रतिशत कम, मतलब रुझान या लोगों में, मतदाताओं में वो जोश नज़र नहीं आ रहा है। क्या इसकी वजह सामने कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है वो है? और जहाँ कांटे का मुकाबला है वहाँ पे इस तरह से मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है तो इसकी माना जाए कि रोचक होगा वहाँ मुकाबला। जहाँ तक होशंगाबाद है 45% से ज़्यादा मतदान हुआ है, तो होशंगाबाद ने पिछले चुनाव में भी बीजेपी को प्रदेश में सबसे ज़्यादा लीड दी थी। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर वहाँ पर एक अलग माहौल है होशंगाबाद में, क्योंकि किसान बहुल क्षेत्र है। वहाँ पर बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो किसान एक वर्ग विशेष से भी आता है, वो किसान संघ के पदाधिकारी भी रहे, तो एक निश्चित तौर पर एक बड़ा माहौल वहाँ का दूसरा है। सतना में त्रिकोणीय मुकाबला है और निश्चित तौर पर मुकाबला, सबसे रोचक मुकाबला यदि इस चरण का कहें तो सतना ही है, जहां पर कि होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो विधानसभा चुनाव में उस उम्मीदवार से हार गए थे जो अभी उनके सामने कांग्रेस से है। और तो निश्चित तौर पर वहाँ पे बसपा भी एक फैक्टर, बसपा भी वहाँ पे एक फैक्टर, तो दिलचस्प मुकाबला वहाँ पे। खजुराहो की जो बात आपने की है तो निश्चित तौर पर खजुराहो में मैदान खाली है। लोगों को ये लग रहा होगा कि वी डी शर्मा तो जीतना ही जीतना है, क्योंकि सामने तो कोई है नहीं कैंडिडेट इंडिया गठबंधन का जिसको समर्थन दिया है, तो वो उसमें उतना दमदार उम्मीदवार नहीं है। तो बड़े नेताओं ने भी चुनाव प्रचार नहीं किया। हमने देखा कि कांग्रेस के नेता एक हेलीकॉप्टर में बैठकर खजुराहो गए थे, मंच पर बैठकर सेल्फी खिंचाते रहे, और जो जिसको समर्थन दे रहे हैं वो प्रत्याशी को, वो दूर प्लास्टिक की एक कुर्सी पर बैठा था, ये सब सोफे पसरे हुए थे। तो इनका चुनाव प्रचार का तरीका जो है कांग्रेस का खजुराहो को लेकर समझ में आया कि वो कितनी दमदारी से वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, गंभीरता से ले रहे हैं जी। और जहाँ तक बात है तो एक गर्मी भी वहाँ पे एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्म वही इलाका होता है, तो एक कारण वो भी है। और चूंकि विदिशा में भी ये जब सुषमा स्वराज के सामने राजकुमार पटेल का बी फॉर्म जमा नहीं हुआ था, कैंडिडेट नहीं था, तो उस समय भी वहाँ पे पोलिंग परसेंटेज कम था। तो निश्चित तौर पर ये एक चुनौती है। और ये वी डी शर्मा के जो मैनेजमेंट है, जिस त्रिदेव मैनेजमेंट के दम पर उनने विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराई और बीजेपी को बहुत अच्छी लीड दिलाई, वो मैनेजमेंट यदि वहाँ काम नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा तो निश्चित तौर पर बीजेपी संगठन पर इसको लेकर सवाल उठेंगे कि अपने प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र में ही वो पूरी पोलिंग क्यों नहीं करा पाए। तो ये वहाँ का ये समीकरण जो समझ में आ रहा है ब्रजेश जी। तो धवले जी, पहले आप ही से, मैनेजमेंट आपका फेल होते नजर आ रहा है, प्रदेश अध्यक्ष के इलाके में ही कम मतदान सबसे। जी, मुझे लगता है आज ही इस बात का आकलन करना ये ठीक नहीं है। आकलन तो 4 जून को होगा, लेकिन ठीक है, वोटर निकलना चाहिए। ये सभी राजनीतिक दलों का या लोकतंत्र के सभी जितने भी पिलर्स हैं उन सबका काम है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। हम लोग अभी भी समय है, मतदाताओं से आग्रह कर रहे हैं, जाइए घर से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का उपयोग करके एक ऐसी सरकार को चुने जो राष्ट्रहित की बात करे, जो नेशन फर्स्ट की बात करे और जो देश की बात करे। तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की जिन 6 सीटों पे अभी वोटिंग हो रहा है, उन सारी सीटों के लिए आपके चैनल के माध्यम से वहां की जनता से जाकर अपना मताधिकार का उपयोग करें। ठीक है राजकुमार जी, 2 सवाल है मेरे। एक तो जो अजय जी ने उठाया था कि तुष्टिकरण की शुरुआत किसने की, आपकी तरफ से हुई, आप अपने न्याय पत्र में वो बातें लेकर आए, इस वजह से उन्हें ये बात करना पड़ी। और इससे पहले भी आपके पूर्व प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक किसका होना चाहिए, वो बयान भी हैं आपके, इस वजह से। दूसरा ये कि सिर्फ सतना में मुकाबला दिख रहा है, खजुराहो में तो आप एक तरह से खाना पूर्ति कर रहे हैं। ये तुष्टिकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, विभाजन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के
एजेंडे का मुख्य स्वरूप उनका सामने है, और डिवाइड एंड रूल पर चलते हैं बिल्कुल, और डाइवर्ड एंड रूल पर चलते हैं। लेकिन अब तो क्या जातिगत होता है? जनगणना की बात करके आप कर रहे हैं वैसा, बिल्कुल नहीं, हम कह रहे हैं सामाजिक और आर्थिक मौका भी तो आप ही दे रहे हो समानता के लिए। राजकुमार जी कि वो ऐसा कर समानता सके। हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती के लिए बात करते हैं। ये है आर्थिक समानता की बात के लिए। और ये जब कह रहे हैं कि ये हमारे पूरे एजेंडे में साफ साफ लिखा हुआ, आप अजय जी बोल रहे हैं कहीं उसमें अल्पसंख्यकों के लिए ऐसी चीजें नहीं लिखी गई है, ना ही बहुसंख्यकों के लिए इस प्रकार की बात की है। क्या होता है, किसी भी चीज को आप कहां ले जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की बात है। हम कह रहे हैं किसानों की दोगुनी आय क्यों नहीं हो पाई आज तक। आप लेकिन बहुत कहते कुछ थे आप कहते नहीं हो, किसानों कर पर, देते हैं ना, इसलिए भरोसा किसानों नहीं हो पर रहा दोगुना लोगों को। कर्ज हो गया है। किसानों की जितनी चीजें हैं, चाहे बोने के लिए मशीन हो, चाहे उसके लिए आपकी खरीदी के लिए बीज हो, खाद हो, आप कितनी भी चीजें उनकी पानी हो, सब चीजों पर जीएसटी 18 से 28% लग रहा है। कहाँ आप किसानों की दुगनी आय बात करते थे? किसानों पे दुगना कर्ज हो रहा है, किसान आत्महत्या के लिए परेशान हो रहे हैं, युवा बेरोजगार हैं, युवाओं के रोजगार नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं आपकी सरकारों में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, कोई अत्याचार नहीं हुआ है, तो आप बताइए कि नारी सम्मान की बात करते हैं, कैसे नहीं हुआ? आपके ही सरकार में सांसद और मंत्री रहे, उन्होंने किसानों पर अत्याचार किया, गाड़ियां चलाने का प्रयास किया, महिलाओं पर, भ्रष्टाचार का एक भी पहलवान आरोप बता बेटियों, दीजिए ना जो आपने लगाया हो, जिस तरह से यूपीए महिला सरकार पर पहलवान लगा था। बेटियों पर अत्याचार किया। आप बताइए कैसा नहीं हुआ आपके राज में? किसानों पर, कितने किसानों राजकुमार जी, पर एक मेरा सवाल है किसानी पे लेके हत्या हुई? आपसे। आप कह रहे हैं कि किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहा है, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, फिर ये उत्पादन क्यों बढ़ता जा रहा है, कृषि उत्पाद क्यों बढ़ता चला जा रहा है? मध्य प्रदेश जैसा राज्य 6-6 बार कृषि कर्मण अवार्ड ले रहा है, गेहूं उत्पादन में हमारा होशंगाबाद पंजाब को पीछे छोड़ रहा है, उत्पादन क्यों बढ़ रहा है? गोदाम भरे पड़े हैं, अनाज सड़ रहा है। हमारा जिला कृषि प्रधान है, प्रभु जी ने अभी आपको बताया, और पूर्व की सरकार ने भी जब अपना वादा कहा था तो 27 लाख का बंडल ले लेके हम लोगों ने इनको दे दिए, हर जिले की सूची दे दी है। परंतु भारतीय जनता पार्टी किसी चीज को नहीं मानती, वो तो झूठ बोलो, बार बार बोलो, लगातार बोलो। अरे मेरा जोर-जोर सवाल से तो सिर्फ बोलो, इतना सा चिल्ला है कर कि जब बोलो, इतनी हर बार समस्याएं बोलो। किसानों के सामने, तो और उत्पादन किसानों क्यों बढ़ की रहा है? कृषि समस्या, उत्पादन आंदोलन, अभी आप पूरे होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले में देख लीजिए, गेहूं की फसलों के लिए, चने के लिए हालत खराब है। लेकिन लोग आपका ही खरीदी के जिला, लिए भटक रहे हैं, आपका ही जिला भटक रहे नंबर हैं। 1 है ना कृषि भटक उत्पादन रहे में। हैं। आपकी सरकार रही तब किसानों भी से कृषि बात कमर करिए आप। अवार्ड मिला कि नहीं मिला? तो क्यों किसानों मिल से रहा है? किसी बात करवाइए, क्योंकि केंद्र में और राज्य में सरकार है, तो समानता के हिसाब से आप चलिए इस ठीक है। प्रकार का आवाज, अजय वोकिल आप जी, व्यक्तिगत एक छोटी किसानों सी से बात प्रतिक्रिया, करिए, किसान जो असल परेशान मुद्दों है। पे बात होनी चाहिए थी पहले चरण में होती भी दिखी, दूसरे चरण में बदल गई। क्या आपको लगता है इन मुद्दों पर जनता उतना मतदान नहीं करती या उतना रुझान नहीं रहता उसका? बेरोजगारी हुआ, महंगाई हुई, भ्रष्टाचार हुआ, ये तो सतत मुद्दे रहते हैं, हर चुनाव में आते हैं, शायद इस वजह से ट्रैक चेंज किया। निश्चित रूप से ये जो आप बता रहे हैं तो स्थायी मुद्दे हैं। 1951 के चुनाव में तब भी यही मुद्दा था, 2050 में चुनाव होंगे तो उसमें भी ये मुद्दे रहेंगे, क्योंकि कोई स्थायी रूप से इसका कोई हल कोई पार्टी कर नहीं सकती है, ना पहले किया ना आज ही है। ये समय सापेक्ष मुद्दे हैं जो हमेशा चलते रहेंगे। चुनाव के अंदर राजनीतिक पार्टियों को हमेशा ऐसे मुद्दे की तलाश होती है जो क्लिक करे और उसको चुनाव जिता दे। तो पहले चरण हमने देखा बीजेपी अपने उपलब्धियों में ज्यादा बात कर रही थी कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमको ये करना है, लेकिन सेकंड फेज में आते आते वो जो है दूसरी बातें करने लगे हैं। हिंदू मुसलमान पर मामला आ गया है, मंगलसूत्र पे बात आ गई, जैसे ही आपने कहा। तो सवाल ये है कि अब ऐसे मुद्दों की तलाश है जो वोटर को गोलबंद कर सके, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, मुद्दों के आधार पर हो, या और किसी आधार पर भी हो सकता है। तो वो उस पार्टी के पक्ष में वोट करे, इसमें सारी कोशिश चल रही है, दोनों पार्टियों की तरफ से चल रही है। मतदाताओं को अर्धसत्य बताया जा रहा है, पूरी बात बताई नहीं जाती कि भाई। अच्छा, अब तो स्थिति ये है कि तरफ मतदाताओं को रिझाने के बजाय डराने की ज्यादा कोशिश की जा रही है। ये आप देखिए, पहले एक तरफ सीए एनआरसी के मुद्दे पे कांग्रेस डरा रही है, तो अब वो प्रॉपर्टी जो है वितरण के मुद्दे पे बीजेपी डरा रही है। तो इसमें कुछ सच्चाई है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ बिल्कुल 100% झूठ है। लेकिन तो सवाल तमाम दल यही कोशिश करते हैं कि उनके फेवर में में मतदान हो, इसके लिए डराते भी हैं, मुद्दों को एक दूसरे के गलत बताकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी करते हैं। मैंने कहा बहरहाल
माफ़ी चाहता हूं अजय जी, समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सत्ता के महासंग्राम में बस इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।